आकृति बिल्डर ने कैसे धोखाधड़ी की, पीड़ित लोगों ने कैसे इस धोखाधड़ी के खिलाफ कानून का रास्ता अख्तियार किया और देश के एक बड़े मीडिया समूह डीबी कॉर्प लिमिटेड यानी दैनिक भास्कर की इस पूरे मामले में कैसे और क्यों एंट्री हुई। आकृति बिल्डर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले एक्वा सिटी कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर्स ने आकृति बिल्डर्स और डीबी कॉर्प की मिलीभगत के आरोप क्यों और किस वजह से लगाए। इस मामले में रेरा ने भी डीबी कॉर्प के खिलाफ दिल्ली के एनसीएलएटी में अपील क्यों दायर की और यह भी दिखाया कि इन सब आरोपों पर दैनिक भास्कर की तरफ से क्या जवाब आया है। अब इस आखिरी कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस मामले में नियुक्त आईआरपी यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अनिल गोयल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों लगाई 10,000 रुपए की पेनाल्टी और क्यों दिल्ली एनसीएलएटी ने अनिल गोयल के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिका। देखिए राहुल शर्मा की यह रिपोर्ट। एनसीएलटी इंदौर बेंच ने जब 5 अगस्त 2022 को आकृति बिल्डर को दिवालिया घोषित किया तो एजी एडवेंचर्स की तरफ से प्रोसेस पूरी करने के लिए ट्रिब्यूनल ने आईआरपी यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ईश्वरलाल कलंत्री को नियुक्त किया। आदेश जारी होने के दूसरे दिन ही आईआरपी को नियुक्त किया गया था और इससे संबंधित विज्ञापन अखबारों में छपा था जिसमें साफ तौर पर ईश्वरलाल कलंत्री का नाम दर्ज है। एक हफ्ते बाद आईआरपी बदल गए और अनिल गोयल की नियुक्ति हो गई। दैनिक भास्कर में ही 13 अगस्त 2022 को बाकायदा इसका विज्ञापन प्रकाशित हुआ जिसमें अनिल गोयल का नाम दर्ज है। आखिरकार आईआरपी का नाम क्यों बदला गया? एनसीएलटी इंदौर में एजी एडवेंचर्स के खिलाफ याचिका दैनिक भास्कर ने लगाई। इस तरह के मामले में जब आप याचिका लगाते हैं तो उसी समय आईआरपी का नाम सजेस्ट करना होता है, लेकिन दैनिक भास्कर ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए एनसीएलटी ने 5 अगस्त 2022 को जब आकृति बिल्डर को दिवालिया घोषित किया तो आईआरपी के तौर पर ईश्वरलाल कलंत्री को नियुक्त कर दिया। सूत्र बताते हैं कि बैकडोर से अनिल गोयल के नाम की एंट्री वहां पर की गई, जिसके कारण ईश्वरलाल कलंत्री को बदलकर बाद में आईआरपी के रूप में अनिल गोयल को नियुक्त किया गया। हालांकि बाद में यह तथ्य सामने आया कि क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से अनिल गोयल की जगह ईश्वरलाल कलंत्री का नाम चला गया था। द सूत्र साफ करना चाहता है कि यहाँ हम कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी आईआरपी करते क्या है वो भी आपको समझाते हैं। यदि कोई कंपनी दिवालिया या बैंकरप्ट हो जाती है तो उसमें फंसे पैसे को निकालने में इस तरह की एजेंसियों को ही कोर्ट नियुक्त करता है। इनकी नियुक्ति के बाद संबंधित कंपनी का पूरा बोर्ड खत्म हो जाता है और आईआरपी ही आने वाली सारी प्रोसेस कंपनी की तरफ से करता है। अब एनसीएलटी इंदौर के आदेश के बाद एजी एडवेंचर्स लिमिटेड का पूरा कंट्रोल अनिल गोयल के हाथों में था। 22 सितंबर 2022 को रेरा और एक्वा सिटी कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर्स की तरफ से एनसीएलटी इंदौर के फैसले के खिलाफ एनसीएलएटी दिल्ली में अपील दायर की गई। 30 सितंबर 2022 को एनसीएलएटी ने दिवालिया की प्रोसेस पर स्टे लगा दिया। अब स्टे के बाद कानूनी रूप से आईआरपी को किसी तरह की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ानी थी, लेकिन अनिल गोयल ने क्लेम की प्रोसेस जारी रखी। इसके खिलाफ रेरा और एक्वा सिटी कंज्यूमर सोसाइटी ने नवंबर-दिसंबर 2022 में एनसीएलएटी दिल्ली में अनिल गोयल के खिलाफ अवमानना अपील दायर की। देखिए मिस्टर गोयल जो है वो एक कोर्ट के अपॉइंटेड ऑफिसर हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब कोई कोर्ट किसी को अपॉइंट करता है तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, बिकॉज अगर उसमें कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं तो कोर्ट का नाम खराब होता है, बिकॉज आप जो है वो कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। तो और इसके गाइडलाइंस भी हैं। हालांकि इनकी कुछ के गाइडलाइंस में इन्होंने कुछ वायलेशंस किए थे जो हमने कोर्ट के नोटिस में लाए। पहला वायलेशन ये था कि जब इस पे स्टे आ गया था 30 सितंबर को, तो कायदे से उनको एज पर द एनसीएलटी ऑर्डर आल्सो उनको इस कंपनी का कंट्रोल छोड़ देना चाहिए था। तो जो उन्होंने उस कंपनी का कंट्रोल नहीं छोड़ा और उसके बाद में भी स्टे ऑर्डर के बावजूद भी काफी सारी वो एक्टिविटीज करते रहे थे जो स्टे ऑर्डर की का उल्लंघन जिनको माना जाता है। जैसे उन्होंने कई सारे होम बायर्स के क्लेम्स जो हैं वो प्रोसेस करने शुरू कर दिए थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी। तो हमने एक चीज मैंने आपको उदाहरण दिया, अभी पेपर्स में है, बाकी और भी चीजें हैं जो धीरे धीरे कोर्ट में पेश की जाएंगी। तो एक तो ये था।
जिसके अगेंस्ट एनसीएलटी ने 23 जनवरी 2023 में एक ऑर्डर पास किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिस प्राइमा फेशिया दिस इज अ केस ऑफ कंटेम्प्ट अगेंस्ट द आईआरपी। आईआरपी मींस मिस्टर अनिल गोयल। तो उस पे कार्रवाई चल रही है कोर्ट की। उसमें जब कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी तो लॉयर हुए कोर्ट में, वो खुद भी प्रेजेंट थे उस दिन कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि साहब हम अनकंडीशनल अपॉलॉजी देना चाहते हैं। अनकंडीशनल अपॉलॉजी मतलब कि बिना शर्त के माफी। तो कोर्ट ने बोला कि भाई आप ठीक है, आप शाम तक फाइल कीजिए। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि सर हमें और थोड़ा टाइम चाहिए। तो कोर्ट ने कहा नेक्स्ट डे कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं सर और थोड़ा टाइम चाहिए। तो कोर्ट ने उनको 3 दिन का टाइम दिया। हालांकि वो आज तक कभी फाइल नहीं हुई है। तो अभी जो पिछली हियरिंग थी तो कोर्ट को बोला कि आप फाइल कीजिए अगली हियरिंग से पहले, और ये लास्ट चांस है आपका फाइल करने के लिए। इसी बीच रेरा ने 10 अक्टूबर 2022 को एक पत्र लिखकर आईआरपी अनिल गोयल से आकृति बिल्डर्स की कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी मांगी, क्योंकि रेरा को अंदेशा था कि कुछ प्रॉपर्टी बेनामी है। लेकिन जब आईआरपी अनिल गोयल ने सहयोग नहीं किया तो रेरा ने उन पर 1 लाख रुपए प्रतिदिन की पेनल्टी लगा दी। और इसी फैसले के खिलाफ अनिल गोयल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। लेकिन कोर्ट में क्या हुआ वो सुनिए। जब ये स्टे ऑर्डर चल रहा था तो रेरा काफी सारी इंफॉर्मेशन मांग रहे थे। रेरा ने कुछ एक ऑर्डर भी पास किए जिसके बिकॉज जब स्टे ऑर्डर था वो कंपनी के इंचार्ज थे बिल्डर की जगह, तो सारी दायित्व उनका बनता है। उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे रेरा से, इट सीम्स। और इस बेसिस पे रेरा ने उनके अगेंस्ट पेनल्टी इंपोज की। जो रेरा एक्ट में जो प्रोविजन है वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर डे के करीब है शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। तो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब वो पेनल्टी हो चुकी है एज ऑफ नाउ। तो उस पेनल्टी को चैलेंज करते हुए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल की थी। तो जब उसकी हियरिंग हो रही थी तो उस पिटीशन पे जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने हाई कोर्ट में ये बताया कि इन्होंने आपको मिसलीड किया है कोर्ट को, क्योंकि उन्होंने आप कोर्ट को ये नहीं बताया कि इनके अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट केस भी चल रहा है। तो कोर्ट ने काफी नाराजगी जताई कि आपने कंसील फैक्ट्स को कंसील किया, आपको पूरी बात बतानी चाहिए थी, आप हाफ कोर्ट इन्फॉर्मेशन क्यों लेके आए हो एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो इसलिए जब ये बात हुई तो उनके वकील ने कहा कि सर हम केस विड्रॉ करना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो उल्टा केस पड़ गया तो उन्होंने कहा कि हम ये केस विड्रॉ करना चाहते हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है आप केस विड्रॉ कीजिए, क्योंकि आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है तो आपके ऊपर पेनल्टी उन्होंने 10,000 रुपए की कॉस्ट इम्पोज कर दी है। अनिल गोयल के खिलाफ एनसीएलटी दिल्ली में अवमानना की अपील विचाराधीन है और इस पर अगली सुनवाई अप्रैल में ही होगी। अब 10 सूत्र की तफ्तीश में 2 बड़े संयोग भी नजर आए हैं। ये केवल सहयोग है और हम इस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, न ही कोई आरोप लगा रहे हैं, मगर ये अजीब संयोग हुए हैं और इसीलिए इन्हें यहां बताना 10 सूत्र को जरूरी लगता है। क्या है ये संयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। संयोग नंबर 1, लेनदारों की सूची में आईआरपी अनिल गोयल का नाम। 10 सूत्र जब लेनदारों की सूची का अध्ययन कर रहा था तब 10 सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा की नजर पड़ी 711 नंबर के लेनदार पर। इस नंबर के आगे नाम लिखा था अनिल गोयल। आकृति हाईलैंड में अनिल गोयल के नाम से प्रॉपर्टी दर्ज थी जिसका क्लेम 18,49,000 रुपए के करीब था, और जो ईमेल आईडी इस नंबर के आगे लिखा था वो आईआरपी अनिल गोयल का था। जब इस मामले में तफ्तीश की तो पता चला कि आईआरपी अनिल गोयल कोर्ट के सामने खुद ये तथ्य लेकर गए थे कि टेक्निकल मिस्टेक की वजह से उनका नाम इस सूची में शामिल हो गया। ये था पहला संयोग। अनिल गोयल की कोर्ट में सफाई के बाद स्थिति साफ है। 10 सूत्र पहले ही साफ कर चुका है कि संयोग बताने का मकसद किसी पर आरोप लगाना नहीं है, इसलिए हम कोई आरोप लगा भी नहीं रहे। संयोग नंबर 2, एक नाम कौशलेंद्र और 3 कैरेक्टर, ये दूसरा संयोग है। दरअसल डीबी कॉप लिमिटेड यानी दैनिक भास्कर ने एनसीएलटी इंदौर बेंच में जब आकृति के खिलाफ याचिका लगाई तब सुनवाई के कोरम में टेक्निकल मेंबर के रूप में कौशलेंद्र सिंह को शामिल किया। ये कौशलेंद्र नाम के पहले कैरेक्टर हैं। अब दैनिक जागरण की इस खबर की कटिंग को देखिए। ये 30 जनवरी 2014 की खबर है। लिखा है राजधानी के 2 बिल्डर्स के यहां इनकम टैक्स की छापामार कार्रवाई। इसी खबर में इस लाइन को पढ़िए। लिखा है 10 महीने पहले इनकम टैक्स के सर्वे की कार्रवाई इन दोनों बिल्डर्स के यहां की गई थी और जुलाई 2008 से जून 2013 तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के महत्वपूर्ण पदों पर थे कौशलेंद्र सिंह।
ये कौशलेंद्र दूसरे कैरेक्टर हैं। अब तीसरा कैरेक्टर भी कौशलेंद्र ही है। जरा इस कागज को देखिए। ये आकृति एक्वा सिटी में बुकिंग करने वालों के नाम है। इसमें 44वें नंबर पर PO 117 के आगे जो नाम लिखा है वो है मिस्टर कौशलेंद्र। इनके नाम से यहाँ 3 प्रॉपर्टी है। नाम तो लिखा है मगर न तो मोबाइल नंबर है और न ही एड्रेस और न ही बुकिंग अमाउंट लिखा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बेनामी संपत्ति है। एक ही नाम कौशलेंद्र और 3 अलग अलग कैरेक्टर और नाम के सिवाय तीनों का आपस में कोई संबंध है या नहीं ये हम नहीं कह सकते। हम कोई आरोप भी नहीं लगा रहे, बस बता रहे हैं कि ये सहयोग निकलकर सामने आया है। तो वाकई में अजीब संयोग है। और अब आपको बताते हैं कि आकृति बिल्डर के हेमंत सोनी, जिस पर हजारों लोगों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है, वो आखिरकार कहां है? क्योंकि पीड़ितों ने कई बार हेमंत सोनी को फोन लगाया और मिलने की कोशिश की तो वो नहीं मिले। द सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा ने ढूंढा कि आखिरकार कहां है हेमंत सोनी। देखिए ये रिपोर्ट। द सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा ने जब हेमंत सोनी के ममेरे भाई महेंद्र सोनी से मुलाकात की थी तब महेंद्र सोनी ने बताया था कि हेमंत सोनी से संपर्क हो ही नहीं पा रहा। हेमंत सोनी के घर पर भी ये कहकर मना कर दिया जाता है कि वो घर पर नहीं मिलते साहब। क्योंकि चूंकि अब ऐसा है कि मुझे सारे उसके गार्ड आर्ट सब जानते हैं। उस आदमी ने ऐसे चमत्कार कर रखे हैं कि जैसे ही मैं जाता हूँ तो उसकी बिस्टल बच जाती है, वहाँ तक उसको मैसेज पहुँच जाता है कि वही फलाने। अगर मैं कहीं से इंक्वायरी करके या मैं जाऊँ या मेरा बच्चा जाए तो पता लगता है कि वो तो है ही नहीं है। रहते हुए भी कहते हैं कि नहीं है घर पे। अब महेंद्र सोनी हेमंत सोनी के रिश्ते में भाई है तो हो सकता है कि हेमंत सोनी उनसे मुलाकात न करते हो, मगर एक सवाल तो उठता ही है कि आखिर इतने लोगों का पैसा डुबाकर हेमंत सोनी गया कहां? ये अपने आप में खोज का विषय था। द सूत्र ने हेमंत सोनी के मोबाइल नंबर 9826472455 पर फोन लगाया तो मोबाइल फोन आउट ऑफ सर्विस था और यही नंबर सभी पीड़ित लोगों के पास था। द सूत्र ने कुछ और लोगों से संपर्क किया तो पता चला कि आकृति रिट्रीट के ही एक आलीशान बंगले में हेमंत सोनी ने अपना ठिकाना बनाया हुआ। इस समय हम मौजूद हैं बावड़िया केला इलाके में और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये आकृति इको सिटी का गेट है। ये आकृति बिल्डर के बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। यहाँ कई छोटे और भी रहवासी प्रोजेक्ट आकृति के नाम से है। जो आप यह आकृति इको सिटी का गेट देख रहे हैं, इसके ठीक आगे जाने पर राइट हैंड साइड पर एक रास्ता गया हुआ है जो आकृति रिट्रीट तक जाता है। हमें जो जानकारी मिली है कि आकृति बिल्डर के हेमंत सोनी अब उसी आकृति रिट्रीट में ही कहीं रहते हैं। हम आकृति रिट्रीट में आ पहुँचे और आप मेरे पीछे जो गेट देख रहे हैं यह पूरा एक आलीशान बंगला है और जो जानकारी मिली है कि हेमंत सोनी, जो आकृति बिल्डर के कर्ता धर्ता हेमंत सोनी, वो अब यहीं पर रहते हैं। तो हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनके बंगले में वो किस ठाट से रह रहे हैं और इन सबसे बढ़ के क्या वो हमसे कुछ बातचीत करते हैं। यदि बातचीत करते हैं तो हम वह भी आपको सुनाएंगे, लेकिन अब हमें हमारा कैमरा यहीं छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अंदर गार्ड की तैनाती है और कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन द सूत्र की खुफिया नज़रों से आप वो तमाम चीज़ देख पाएंगे जो अंदर के हालात हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ और हम आकृति बिल्डर के हेमंत सोनी से मिलने की कोशिश करते हैं। गेट से जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो सामने नजर आती है सिक्योरिटी गार्ड की एक चौकी। इस चौकी के दाईं तरफ जब जाते हैं तो एक गेट नजर आता है और गेट से स्विमिंग पूल भी नजर आता है। गेट पर लिखा है कुत्तों से सावधान। इस परिसर के भीतर जब द सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा ने और भी नजर दौड़ाई तो कई सारी गाड़ियां नजर आई और एक नया निर्माण होता भी नजर आया। वापस लौटे तो हेमंत सोनी सामने खड़ा था और द सूत्र ने हेमंत सोनी से सारे सवाल पूछे। सवाल नंबर 1, डीबी कॉप के साथ मिली भगत के आरोप लग रहे हैं। हेमंत सोनी का जवाब, इसके पहले 2 और ऑर्डर हुए हैं एनसीएलटी के, जी, जिसको मैंने अपनी क्षमता के अनुसार उनको सेटिस्फाइड कराया अच्छा, और न्यूट्रलाइज कराया। तो ऐसा हो नहीं सकता, भास्कर लिमिटेड कंपनी है, हम ऐसे फैसला। सवाल नंबर 2, 2010 में जीएसटी कहां से आया था? हेमंत सोनी का जवाब,
एक्चुअली क्या होता है कि जब दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए पुराने बिल दिए जाते हैं तो उनका जो ERP सिस्टम रहता है उसमें फिर से उसमें GST जरूर आएगा, लेकिन उसमें 00 लिखा रहता है। अच्छा अच्छा, ये रेरा ने जबरदस्ती गलत किया हुआ है, कोई वो नहीं है। और रेरा आज 4 माह से रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, काउंटर रिप्लाई। सोचिए ना, आपने आरोप लगाया जी जी जी, वो 4 माह से रिप्लाई क्यों नहीं जमा कर रहा है? सही बात है, हमने तो अपना रिप्लाई जमा मतलब जी। हमारी तरफ से तो नहीं दे, जी DB कॉप की तरफ से जमा हो जी, गया, जी। हमारी तरफ से जमा हो गया। जी 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 अगर जी, ऐसा कुछ बात होता तो इसको तुरंत रिप्लाई जमा करना था। सही बात है। बिल्कुल। तो हमने जो 2010 के जो मेरे पास ओरिजिनल बिल थे वो सब हमने लगाए। जी जी, रेरा ने जानकारी दिया था। हाँ हाँ 2010, 11, 12 जी। सबके बिल लगे। जी प्रताड़ित जी। किया है रेरा ने हमको और जी। पूरे कस्टमर लोगों को। जी अगर जी, आप तो जो कुछ करना तो रेरा इज ए मेन कल्प्रिट। सवाल नंबर 3, आप जहां रह रहे हैं वो आपका घर है, लेकिन बहन के नाम पर आपने रजिस्टर्ड करवाया। हेमंत सोनी का जवाब, 2015 से उनका है ये। जी जी, हमारा घर उनसे हुआ था जिसको सेल करके हमने पूरा बैंक का चुकता किया। अच्छा, नहीं जैसे ये वाला जो बन रहा, बता रहे सिस्टर को आपने कर नहीं नहीं, वो तो 2015 से लिया हुआ है उन्होंने ना। अभी अच्छा, सिस्टर ने 2015 15 से से पेमेंट किया। सवाल नंबर 4, महेंद्र सोनी आपके रिलेटिव है, काम भी करते थे, उनके बारे में क्या कहना है? हेमंत सोनी का जवाब, अच्छा चलिए अपन मिलेंगे। चलिए। जिस समय 10 सूत्र संवाददाता राहुल शर्मा ने हेमंत सोनी से मुलाकात की तब वो बार बार तबीयत खराब होने का हवाला देते रहे। बहरहाल हेमंत सोनी से मुलाकात कर ऐसा लगा नहीं कि उसकी लाइफ स्टाइल में कोई बदलाव आया हो। वो आज भी उसी ठाठ से रह रहा है जो दिवालिया होने की प्रक्रिया से पहले था। द सूत्र ने परत दर परत पड़ताल कर इस पूरे मामले के तथ्य आपके सामने रखे। एक्वासिटी कंज्यूमर सोसाइटी के मेंबर्स ने आकृति बिल्डर और DB कॉप समूह पर मिली भगत के जो आरोप लगाए वो क्यों लगाए, किस वजह से लगाए, उसके पीछे उनकी क्या दलीलें रही है, वो भी सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखाई। और इन आरोपों को लेकर DB कॉप और हेमंत सोनी की क्या सफाई है, उनका पक्ष भी आप तक पहुंचाया। IRP के खिलाफ दिल्ली में अवमानना याचिका क्यों लगाई गई, किस वजह से लगाई गई, ये भी बताया। मामला ट्रिब्यूनल और कोर्ट में अभी विचाराधीन है, लेकिन हम एक बात तो कह सकते हैं कि अभी तक जो भी फैसले आए वो कोर्ट ने दिए हों या ट्रिब्यूनल्स ने, वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के पक्ष में ही फैसला दिया है। अभी मामला ट्रिब्यूनल और कोर्ट में पेंडिंग है, विचाराधीन है, मामला चल रहा है। जैसे जैसे ये मामला चलता रहेगा और भी नए तथ्य सामने आते रहेंगे जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे, क्योंकि द सूत्र निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता पर भरोसा करता है। कैमरामैन रहमान खान के साथ राहुल शर्मा, द सूत्र, भोपाल। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें theसूत्र.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।